V64 अध्याय 631 मैं आपकी तलवार के अचानक प्रकट होने पर क्या टिप्पणी करूं। जब विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली बदबूदार दलदल में छिपी हुई थी, तब जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां के प्रतिरोधी प्रभावों के बावजूद जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां के लिए 3 मिनट के भीतर विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव डालना असंभव था। चूसी का हाथ कांप उठा और उसके हाथ में एक चमचमाती तलवार दिखाई दी। जब चूसी की तलवार सामने आई तो हो ज़ेयुआन, जो उत्साहपूर्वक स्थिति पर टिप्पणी कर रहा था, टिप्पणी करने में अपने भरपूर अनुभव के बावजूद लड़खड़ा गया। मैं आपकी तलवार के अचानक प्रकट होने की व्याख्या कैसे करूं? मुझे यह मत बताइए कि आप विशाल पूंछ वाले दलदली छिपकली या चेन होनफेंग पर हमला करने जा रहे हैं। चिकनी दांत वाली हाथी छिपकली को हटा दिए जाने के बाद हो ज़ेयुआन ने अपनी भविष्यवाणी नहीं बदली, क्योंकि यह अपरिहार्य लग रहा था कि विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली के जीतने की संभावना अधिक थी। टिप्पणीकार और मेजबान के रूप में हो ज़ेयुआन को अच्छी तरह से पता था कि एक आत्मा क्यूई पेशेवर के पास कितनी आध्यात्मिक शक्ति है जो एक लड़ाई में महत्वपूर्ण है। जब चूसी ने क्षेत्र में कदम रखा तो हो ज़ेयुआन को एहसास हुआ कि वह एक सी रैंक आत्मा क्यूई पेशेवर थी। इस प्रकार स्थिति को देखते हुए हो ज़ेयुआन को यकीन था कि सी रैंक चूसी अगले 5 मिनट तक नहीं टिक पाएगी। आत्मा क्यू पेशेवरों को लड़ाई में हथियारों का उपयोग करने की अनुमति थी। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण रेडियंस 100 सीक्वेंस का सीक्वेंस #18 व्हाइट डेविल का तितली शीर्ष वाला राजदंड था। किसी भी लड़ाई में तितली वाला राजदंड श्वेत शैतान के हाथ से कभी नहीं छूटा था। हालांकि गिल्ड एलायंस के पास ऐसे नियम थे जिनके अनुसार मैच में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार आध्यात्मिक सामग्री से बने होने चाहिए, जो प्रतिद्वंद्वी के हथियारों की तुलना में बहुत कम गुणवत्ता वाले हों। इस प्रकार आत्मा क्यूई पेशेवरों के बीच लड़ाई में हथियार वस्तुतः कोई मदद नहीं करते थे। इसके अलावा रक्षा हथियार ध्यान भटकाने वाले थे और युद्ध में अपने परियों को आदेश देने की आत्मा क्यूई पेशेवर की क्षमता को प्रभावित कर सकते थे। वहां उपस्थित कई लोगों ने उस प्रकार की तलवार देखी थी और उसे अपने पास भी रखा था जिसे चूसी ने अभी अभी निकाला था। प्रत्येक स्पिरिट क्यू पेशेवर जब स्कूल में था तो वह पाठ्येतर गतिविधियों में भाग लेता था। गतिविधियों में से एक थी तलवारबाजी। चूसी के हाथ में जो पन्नी थी वह सामान्य धातु से बनी थी, जो किसी भी आत्मा क्यूई अकादमी में मानक मुद्दा था। जब चूसी ने पन्नी को घुमाया तो उसके रास्ते में प्रकाश की वर्षा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे 3 बेर के फूल अचानक खिल गए हों और यह अत्यंत मनमोहक लग रहा था। चूसी ने पन्नी को हिलाया और विशेष क्षेत्र में खड़े आपातकालीन सहायक की ओर मुड़ा। आपातकालीन सहायक ने चूसी की नज़र को देखा तो वह तुरंत चिंतित हो गया। उसे डर था कि चूसी कोई और पागलपन भरी चाल चलने वाला है। चूसी ने अपना ध्यान चेन होनफेंग की ओर मोड़ा, जो विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली के दलदल से सुरक्षित था, और उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। उसने अपने शरीर में बची हुई थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति को पीली जेडाइट गोल्डन बटरफ्लाई के शरीर में प्रवाहित कर दिया, जिससे गोल्डन जेडाइट शील्ड को अधिकतम शक्ति प्राप्त हो सके। उसने जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां को भी निर्देश दिया कि वे उसके साथ जुड़ जाएं और उसके चारों ओर ऊष्मा तरंग चालन की 2 परतें बना दें। आध्यात्मिक शक्ति की एक बूंद शेष रहने पर चूसी चिल्लाया, पीला जेडाइट गोल्डन तितली, विस्फोटक ढाल जवाबी हमले का उपयोग करें। गोल्डन जेडाइट शील्ड और हीट वेव कंडक्शन की 2 परतें अंदर से विघटित होने लगीं और भारी मात्रा में ऊर्जा के साथ विस्फोट हो गया। ऊर्जा समरूप हो गई और ऊर्जा का एक रजत पिंड बन गया। चूसी ने पन्नी को लहराया और उसे चांदी की ऊर्जा से लेपित किया। फिर उसने तलवार घुमाई और चेन होनफेंग पर विस्फोटक ढाल जवाबी हमले की शक्ति के साथ चांदी की ऊर्जा को लॉन्च किया। चूसी ने तुरंत अपनी आत्मा क्यूई की आखिरी बूंद जलते हुए सूरजमुखी जुड़वां में से एक में इंजेक्ट कर दी और उसे उसके चारों ओर हीट वेव कंडक्शन की एक और परत बनाने का निर्देश दिया। ऊष्मा तरंग चालन की यह परत संक्षारक कीचड़ वर्षा का मुकाबला करने के लिए बनाई गई थी। गोल्डन जेडाइट शील्ड की रक्षात्मक क्षमता की तुलना में हीट वेव कंडक्शन बहुत कमजोर था। हालांकि हीट वेव कंडक्शन की गर्मी संक्षारक कीचड़ को वाष्पित कर सकती थी, जो कुछ सेकंड के लिए इसके खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती थी। ये कुछ सेकंड जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थे। विस्फोटक ढाल के जवाबी हमले ने चूसी के चारों ओर की सभी ढालों को नष्ट कर दिया तथा ढालों की समस्त आक्रमणकारी शक्ति को एक विनाशकारी हमले में परिवर्तित कर दिया। जब गोल्डन जेडाइट शील्ड पूरी हो जाती थी तो ये गोल्ड टीम फ्लॉलेस वे के हमले को झेल सकती थी। इसके अतिरिक्त हीट वेव कंडक्शन की 2 परतों की भयानक गर्मी से प्राप्त अतिरिक्त शक्ति ने चूसी को गोल्ड वीक फ्लॉलेस वे की शक्ति के बराबर हमला करने की अनुमति दी। यदि चिकने दांत वाले हाथी छिपकली के स्थान पर विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को अयोग्य घोषित कर दिया जाता तो चूसी निश्चित रूप से हार जाती। विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली एक उत्परिवर्तित परी थी जो मौलिक हमलों में माहिर थी, इसलिए ये रक्षा में कुशल नहीं थी। चेन होनफेंग के विस्फोटक शील्ड जवाबी हमले का उद्देश्य बर्निंग सनफ्लावर ट्विंस पर हमला होने से रोकना था, इसलिए इसका लक्ष्य सीधे चेन होनफेंग था।
चाहे चेन होनफेंग विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को उसकी रक्षा करने का निर्देश दे या वह स्वयं ही हमले का सामना करे, चूसी को विश्वास था कि वह एक लक्ष्य को नष्ट करने में सक्षम होगी। यदि चेन होनफेंग घायल हो जाता तो चूसी तुरंत जीत जाती। अगर विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली ने हमला किया तो चेन होनफेंग के पास कोई फे नहीं बचेगा। इस प्रकार चूसी किसी भी तरह से जीत जाएगा। चेन होनफेंग, जो विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली के साथ अंतिम हमला करने की तैयारी कर रहा था, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक और आश्चर्यजनक घटना घटेगी। उसने देखा कि चांदी की ऊर्जा में लिपटी बड़ी तलवार उसके करीब आ गई। चेन होनफेंग के लिए भागने की कोई जगह नहीं थी। उन्होंने तुरंत विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली को आदेश दिया, विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली, टूटी हुई पूंछ को फिर से उगाने का उपयोग करो। विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली का अधिकांश मांस उसकी पूंछ पर उगता है। चेन होनफेंग की रक्षा के लिए विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली की पूंछ हिल गई और उसके शरीर से अलग हो गई। चेन होनफेंग को इस बात पर भरोसा था कि इस अलग हुई पूंछ को ही सारा नुकसान पहुंचेगा। चेन होनफेंग ने पहले ही यह महसूस कर लिया था कि चूसी के आसपास की गर्मी की लहर संक्षारक कीचड़ की बारिश के तहत केवल कुछ सेकंड तक ही टिक पाएगी। उसी समय चेन होनफेंग के सामने एक प्लम रेन हॉट वॉल प्रकट हुई। 3 सेकंड बाद चूसी के ऊपर एक और प्लम रेन हॉट वॉल दिखाई दी। चेन होनफेंग ने देखा कि तलवार द्वारा विशाल पूंछ वाली दलदली छिपकली की अलग हुई पूंछ को काटने के बाद वह थोड़ी सी चांदी की ऊर्जा के साथ प्लम रेन हॉट वॉल की ओर बढ़ती रही। उसमें से स्पष्ट खनकने की आवाज निकली। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हुओ ज़ेयुआन के साथ बातचीत करने के बाद हुओ ज़ेयुआन ने घोषणा की कि इस मैच का विजेता चूसी था। हुओ ज़ेयुआन की घोषणा के 10 सेकंड बाद दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, यह मैच देखकर मुझे लगभग दिल का दौरा पड़ गया। इसके बाद अन्य आवाजें सुनामी की तरह आने लगीं। अरे, राजकुमारी आयरन बुल वाकई बहुत ताकतवर है। कितना डरावना, ये बहुत डरावना है। मुझे यकीन नहीं होता कि राजकुमारी आयरन बुल एक जूनियर हाई स्कूल की छात्रा है। वह वास्तव में कितनी उम्र की है? क्या उसे जूनियर हाई स्कूल में रोका गया था? राजकुमारी आयरन बुल ने चेन होनफेंग को हरा दिया। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह इस टूर्नामेंट में भाग लेने के स्तर पर पहुंच गई है? इस विस्मयादिबोधक के बाद किसी और ने चिल्लाकर कहा, क्या राजकुमारी आयरन बुल? ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं लगता। इसके बजाय युद्ध देवी आयरन बुल के बारे में क्या ख्याल है? युद्ध देवी आयरन बुल, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। पूरे रेडियंस पैलेस में गूंज उठा। लिन युआन को इस नए उपनाम से थोड़ा उदास महसूस हुआ। यह उपनाम प्रभावशाली लगता है, लेकिन क्या वे लॉ बेल्ट वाला भाग नहीं हटा सकते? लिन युआन ने उपनाम पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी नज़र अखाड़े के बीच में डाली जहां चूसी खड़ी थी, जो स्पष्ट रूप से पूरी तरह से आत्मा क्यूई से खाली हो चुकी थी और खुद को सहारा देने के लिए एक पन्नी का इस्तेमाल कर रही थी। चूसी ने चेन होनफेंग के खिलाफ इस मैच में सचमुच अपनी सीमा तक प्रयास किया था। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने खुद को इस हद तक धकेल दिया था कि वह इतनी स्पष्ट जीत हासिल करने में सक्षम हो सकी। चूसी ने अपनी क्षमता को पूरे रेडियंस फेडरेशन के सामने चमकने दिया था और वह उस गौरव का आनंद ले रही थी जो वहां उपस्थित हजारों लोगों द्वारा उस पर बरसाया जा रहा था। लिन युआन को अकथनीय गर्व महसूस हुआ। चूसी की प्रगति लिन युआन की पिछले वर्ष की कड़ी मेहनत का भी प्रमाण थी। मैच खत्म हो गया और चूसी लिन युआन के बगल में अपनी सीट पर वापस आ गई। सभी की निगाहें उसके पीछे पीछे लिन युआन पर टिक गईं। लिन युआन को मास्क न पहनने का अफसोस हुआ, लेकिन बाद में उसे खुशी हुई कि उसने इसे नहीं पहना था। चूसी ने अभी अभी चेन होनफेंग को हराया था। अगर वह उस समय चेन होनफेंग का मुखौटा पहने और चूसी के बगल में बैठा हुआ दिखाई देता तो यह अच्छी तस्वीर नहीं बनती। चूसी ने लिन युआन की ओर मुड़कर फुसफुसाया, बड़े भाई, मैं जीत गया। लिन युआन ने अपना हाथ चूसी के कंधे पर रखा और उसकी आत्मा क्यूई को फिर से भरने के लिए गुप्त रूप से स्पिरिट इंजेक्शन का इस्तेमाल किया। लिन युआन ने उसके बालों को देखा जो लड़ाई के दौरान बिखर गए थे। उसने बालों को थपथपाया और कहा, तुम बहुत बढ़िया थीं। जब उसने लिन युआन की प्रशंसा सुनी तो चूसी मुस्कुरा उठी। अपने सबसे करीबी व्यक्ति के सामने खुद को साबित करना सबसे अच्छा एहसास था। इसके अलावा ये और भी अच्छा था कि यह लिन युआन से आया था। ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल को गिल्ड एलायंस द्वारा उपचार के लिए पहले ही ले जाया जा चुका था। गिल्ड एलायंस ने ऐसे मैचों में घायल फे की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी ली। इससे लिन युआन को भी कुछ परेशानियों से बचाया जा सका। चूंकि लिन युआन ने मास्क नहीं पहना था और चूसी के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार कर रहा था, जिसने अभी अभी मैच जीता था, इसलिए बाकी दर्शक उसके बारे में बातें करने लगे। इसमें राइन गिल्ड क्लब की मुख्य टीम के कुछ सदस्य भी शामिल थे। बहुत ही परिपक्व दिखने वाले लियांग शिजू के बगल में बैठे थे। आज उनके बाल नहीं कटे थे, जिससे वे हमेशा की तुलना में ज्यादा जर्जर दिख रहे थे। जब उसने लिन युआन को चूसी के बिखरे बालों को थपथपाते हुए देखा तो लियांग ने शीजू से फुसफुसाकर कहा, शीजू, चांदी का मुखौटा पहने लड़की के बगल में बैठे आदमी के बारे में तुम क्या सोचते हो?
शिजू का दिमाग झाओ शियाओचुन के सामने अपनी भावनाओं को कबूल करने की योजना के बारे में सोच रहा था, इसलिए उसने अभी अभी समाप्त हुए रोमांचक मैच पर ध्यान नहीं दिया था। जब उसने ली आंग का सवाल सुना तो वह जल्दी से ली आंग से दूर हो गया और सोचने लगा, क्या ली आंग बहुत लंबे समय तक अकेले रहने के बाद दूसरी टीम के लिए खेलने की कोशिश कर रहा है? शी जू ने बेपरवाही से जवाब दिया, वह बहुत सुंदर है। ली आंग ने एक आईना निकाला और खुद को देखा। उसने अपने होंठ हिलाए और उस खुशमिजाज युवक की मुस्कान की नकल करने की कोशिश की। उसने एक दांतेदार मुस्कान के साथ शी जू से पूछा, क्या मैं इस तरह मुस्कुराकर अच्छा दिखता हूँ? शी जू ने ली आंग के चेहरे पर चमकती मुस्कान को देखा। उसे लगा कि यह किसी तरह से ईशनिंदा वाली फिर भी जानी पहचानी थी। शी जू ने इस बारे में ध्यान से सोचा। अचानक उसे एहसास हुआ। शी जू को एक पुरानी ककड़ी की याद आ गई जिसे चीर दिया गया था। ये बिल्कुल ली आंग जैसी दिख रही थी। हालांकि जल्द ही उनके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगीं। तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो कि तुम कैसी दिखती हो? क्या वह अब मुझ पर दौरे डालने की कोशिश कर रहा है जबकि वह दूसरी तरफ जा रहा है? शी जू तुरंत गंभीर हो गया। ली आंग, मुझे केवल झाओ शियाओचुन में दिलचस्पी है। शिजू की बातें सुनकर ली आंग हैरान रह गया। हालांकि शिजू की ऊंची आवाज़ राइन गिल्ड क्लब के अन्य सदस्यों ने सुन ली थी। उन्होंने शिजू को अजीब नज़रों से देखा। क्या झाओ शियाओचुन का नाम सुनते ही शिजू का सिर दर्द करने लगा था जब उसने उसे घर से निकाल दिया था? उसे उसमें कब दिलचस्पी होने लगी? क्या ऐसा हो सकता है कि उसके अंदर कोई अजीब व्यक्तित्व विशेषता जागृत हो गई थी? राइन गिल्ड क्लब के अन्य सदस्यों ने अपनी नज़र शिजू से हटाकर झाओ शियाओचुन पर डाली, जो ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के बाकी सदस्यों के साथ पास में बैठा था। उन्होंने उसे एक चमकती हुई सॉसेज को कुतरते हुए देखा। वह पागलों की तरह उसे खा रही थी। राइन गिल्ड क्लब के सदस्यों ने सांस फूलने की शिकायत की। शिजू को जीवन भर कंगाल ही रहना चाहिए था। लॉन्ग ताओ और फैंग डोवो ने राइन गिल्ड क्लब के सदस्यों की नज़र झाओ शियाओचुन पर देखी थी। फैंग डोवो ने फुसफुसाते हुए कहा, बॉस, क्या आपको लगता है कि राइन गिल्ड क्लब किसी तरह की युद्ध रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा है? लॉन्ग ताओ ने अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, असंभव। जियाओचुन ने कभी अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाया। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि किसी और को इसके बारे में पता चले। इसके अलावा भले ही उन्हें किसी चीज़ के बारे में पता चल जाए, लेकिन ये तब तक बेकार है जब तक उन्हें पता न हो कि योग्यताएं और विशेष कौशल क्या हैं। झाओ शियाओचुन ने सुना कि लॉन्ग ताओ और फैंग डोडो क्या चर्चा कर रहे थे। तभी उसने देखा कि राइन गिल्ड क्लब के सदस्यों की नज़रें उस पर टिकी हैं। उसने जल्दी से अपना सॉसेज चबाया और लॉन्ग ताओ और फैंग डोवो से कहा, वे बस लालची हैं। अगले कुछ मैच उतने रोमांचक नहीं थे, यहाँ तक कि वह मैच भी नहीं जिसमें राइन गिल्ड क्लब शामिल था, जो पिछले वर्ष का इस टूर्नामेंट चैंपियन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि राइन गिल्ड क्लब ने दर्शकों में से जिस भाग्यशाली सदस्य को चुना था वह एक बूढ़ा व्यक्ति था जो 60 वर्ष से अधिक उम्र का था। सबसे शक्तिशाली परी जो उसने अनुबंधित किया था वह एक कांस्य तेज दांत वाला शिकारी कुत्ता था। राइन गिल्ड क्लब ने एक रिजर्व टीम के सदस्य को भेजा था, लेकिन कमज़ोर शार्प टूथड हंटिंग डॉग की वजह से रिजर्व टीम के सदस्य के लिए लड़ाई की रणनीति बनाना मुश्किल हो गया। क्षेत्र में घट रही नीरस गतिविधियों के कारण उपस्थित सभी लोगों का ध्यान लिन युआन और चूसी की ओर चला गया। लिन युआन ने अपने जीवन के अधिकांश समय में आत्मा जीवन रूपी स्टोव का प्रबंधन किया था और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों से उनका संपर्क हुआ था। उसे अन्य लोगों की नज़रों से कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि जब से लिन युआन शाही राजधानी में आया था और आत्मा जीवन की दुकान को बंद कर दिया था, तब से उसने अपने लगभग सभी दिन दूर के महल से लौटने पर बिताए थे। वह अक्सर स्टार वेब पर चर्चा करते थे और केंद्र मंच से नेपथ्य में चले जाते थे। अब जब वह मंच के पीछे था तो लिन युआन को अचानक हजारों लोगों का ध्यान आकर्षित करने की आदत नहीं थी। लिन युआन सोचने से खुद को रोक नहीं सका, क्या मैंने खुद को बहुत ज़्यादा बंद कर लिया है? भीड़ का ध्यान लिन युआन और चूसी पर था। तभी उन्होंने रेडियंस 100 सीक्वेंस के #30 लियू जी को लिन युआन के बगल में बैठे देखा। लियू जी रेडियंस फेडरेशन का एक नायक था और कोल्ड फ्रॉस्ट सिटी में उसे विशेष रूप से उच्च सम्मान प्राप्त था। कोल्ड फ्रॉस्ट सिटी में लिन युआन की प्रतिष्ठा मिलस्टोन टाउन में लिन युआन के समान थी। भले ही लियू जी 3 साल तक कुछ और न करें, फिर भी वह कोल्ड फ्रॉस्ट सिटी में सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। चूंकि लियू जी ने बलपूर्वक अनुक्रम #30 का अपना खिताब वापस ले लिया था, इसलिए उनकी लोकप्रियता शीर्ष 20 अनुक्रमों के बराबर हो गई थी। चूसी और लिन युआन कौन थे, इसका अनुमान न लगा पाने के बावजूद भीड़ ने लिन युआन और लियू जी के बीच संबंधों के बारे में अटकलें लगानी शुरू कर दी थीं। चहल पहल और चर्चा का माहौल बढ़ गया। मार्गदर्शन की लड़ाई जारी रही और कुछ गिल्ड क्लबों ने भी इसमें भाग लिया। जब सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की बारी आई, तभी भीड़ ने द्वंद्व मैदान में हो रही गतिविधियों पर ध्यान देना शुरू किया। आखिरकार सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब ने पिछले साल के ऑल स्टार मैच में भाग्यशाली प्रतिभागी के परी को मार दिया था। इस मामले ने बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था।
वहां आए सभी लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें मैदान में अपने प्रदर्शन से रेडियंस फेडरेशन को चकित करने के लिए चुना जाएगा। उपस्थित 200,000 लोगों के अलावा ऑल स्टार मैच का स्टार वेब पर लाइव स्ट्रीमिंग भी किया जा रहा था। हालांकि जब सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के लिए अपने भाग्यशाली दर्शक सदस्य को चुनने का समय आया तो दर्शकों में से कोई भी चुना जाना नहीं चाहता था। उपस्थित लोग यदि चुने भी गए तो तुरंत ही हार मानने को तैयार थे। यदि सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब का कोई सदस्य पुनः गुस्से में आ जाए और विरोधी परी को मार डाले तो वह दर्शक बर्बाद हो जाएगा। उसी समय सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब ने चुनना समाप्त कर दिया। हु ज़ेयुवान ने तेज आवाज में घोषणा की, बधाई हो भाग्यशाली दर्शक सदस्य A0217। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब ने आपको चुना है। जब हु ज़ेयुवान ने घोषणा की तो दर्शक ये देखने के लिए दौड़ पड़े कि दुर्भाग्यशाली कौन था। सभी की निगाहें एक बार फिर लिन युआन और चूसी पर टिकी थीं। वाह, सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब ने युद्ध देवी आयरन बुल के बगल वाले लड़के को चुना है। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब द्वारा चुना जाना बहुत बुरा है। पिछले साल के प्रतिभागी को चुनौती के दौरान अपने परी की मौत का सामना करना पड़ा था। कौन कह सकता है कि इस साल ये ज्यादा सुरक्षित होगा। आप सभी आगामी चुनौती के बारे में बात कर रहे हैं। क्या मैं अकेला हूं जो सोचता है कि वह बहुत सुंदर है? लिन युआन इस तथ्य से बेखबर था कि वर्तमान में उसे एक बदकिस्मत व्यक्ति के रूप में दया का पात्र माना जा रहा है। जब मिंग जू दर्शकों के लिए सीट नंबर चुन रहा था तो लिन युआन की आंखें सिकुड़ गई थीं। उसने सुना था कि झांग शियाओबाई को क्या क्या सहना पड़ा। उसने सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के प्रति अपनी नफरत को खुलकर व्यक्त नहीं किया था, न ही उसने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के साथ अपनी समस्या में झांग शियाओबाई की मदद करने जा रहा है। व्हाइट डेविल ने कहा था कि वह झांग शियाओबाई, तान रान, लू पिनरू और शिनयंग को चोरी की गई 5 इंद्रियों को वापस लेने में मदद करने जा रही थी। लिन युआन ने झांग शियाओबाई से सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया था। ऐसा नहीं था कि लिन युआन झांग शियाओबाई की मदद नहीं करना चाहता था। यदि लिन युआन ने उन चारों के साथ अपनी दोस्ती को संजोकर नहीं रखा होता तो वह आध्यात्मिक सामग्री का उपयोग नहीं करता जो लू पिनरू की आत्मा की चोट को ठीक करने के लिए क्लास 3 क्रिएशन मास्टर को पकड़ सकता था। इतना कुछ अनुभव करने के बाद लिन युआन जानता था कि जब भी झांग शियाओबाई मुसीबत में हो तो उसके दर्द को कैसे कम किया जाए। झांग शियाओबाई ने भले ही एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के साथ अपना अनुबंध पहले ही समाप्त कर दिया हो, लेकिन अन्य 3 अभी भी एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के साथ उलझे हुए थे। झांग शियाओबाई और बाकी लोग हमेशा इस टूर्नामेंट के लिए लक्ष्य बनाते रहे थे। लिन युआन को अपने करियर के बारे में सोचना था, इसलिए इस मामले पर परेशानी शुरू करना समझदारी नहीं थी। हालांकि जब मिंग जू ने लिन युआन को चुना तो उसने तुरंत अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चूंकि मिंग जू ने उसे चुना था इसलिए उसे ऑल स्टार मैच के बाद चोरी हुई 5 इंद्रियों को वापस पाने में व्हाइट डेविल की मदद करने की आवश्यकता नहीं होगी। उस समय लिन युआन ने अपने बगल से झांग शियाओबाई की आवाज़ सुनी, लिन युआन, तुम हार क्यों नहीं मानते? पिछले साल के इस टूर्नामेंट की वजह से सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है। इस साल वे अन्य गिल्ड क्लबों के खिलाफ अपनी लड़ाइयों में बेहद क्रूर थे और यहां तक कि कुछ की मौत का कारण भी बने। उनके कार्यों ने कुछ कट्टरपंथी प्रशंसकों को भी आकर्षित किया। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब संभवतः इसी रास्ते पर आगे बढ़ेगा, यहां तक कि मार्गदर्शन की लड़ाई भी सुरक्षित नहीं होगी। झांग शियाओबाई की गंभीर अभिव्यक्ति के पीछे गहरी चिंता छिपी हुई थी। झांग शियाओबाई को पता था कि लिन युआन ब्लैक है। हर बार जब ब्लैक का स्टार वेब पर कोई मैच होता था तो झांग शियाओबाई उसे देखने के लिए सेलेस्टियल स्टेयरवे की वीडियो लाइब्रेरी में जाता था। इसलिए वह लिन युआन की शक्ति के बारे में बहुत स्पष्ट था। वे मिलस्टोन टाउन में भी एक दूसरे के साथ मौत तक लड़े थे। उस समय लिन युआन ने अपनी शक्ति की ऊंचाई का प्रदर्शन किया था। पिछले 6 महीनों में झांग शियाओबाई लिन युआन की तीव्र प्रगति से आश्चर्यचकित था। हालांकि झांग शियाओबाई ने पहले भी मेंग जू का सामना किया था और वह जानता था कि मेंग जू के पास 2 प्लेटिनम फे हैं। उनमें से एक था सेंस स्टीलिंग किंग वैनम जो मानसिक हमलों में विशेषज्ञ था। दूसरा बख्तरबंद दानव बिच्छू था जो नजदीकी लड़ाई में माहिर था। इसके सभी हमले भयानक विष के साथ होते थे जो किसी भी मांस को नष्ट कर सकता था जिसके संपर्क में वह आता था। जब कोई बख्तरबंद दानव बिच्छू के खिलाफ लड़ता था तो जब वह घातक हमला करता था तो आपातकालीन सहायकों को भी समय पर हस्तक्षेप करने में कठिनाई होती थी। यदि बख्तरबंद दानव बिच्छू ने लिन युआन के परी को घायल कर दिया तो बाद में गिल्ड एलायंस द्वारा इसे ठीक किया जा सकता था। दुर्भाग्य से आत्मा क्यूई पेशेवर फे की तुलना में बहुत कमजोर थे। यदि लिन युआन को डंक मार दिया गया और बख्तरबंद दानव बिच्छू का जहर उसके शरीर में प्रवेश कर गया तो इससे सबसे अधिक संभावना है कि उसकी जड़ें क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। इससे उसके शेष जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। झांग शियाओबाई ने लिन युआन को खड़े होते देखा। सबकी नज़रों के सामने उन्होंने झांग शियाओबाई के कंधे पर थपथपाया और कहा, चिंता मत करो, ये बहुत सुरक्षित है।
लिन युआन के आश्वासन ने झांग जियाओबाई को स्तब्ध कर दिया। क्या एक्सट्रीम गिल्ड क्लब से संबंधित प्रक्रियाओं में सब कुछ ठीक चल रहा है? लिन युआन ने पूछा। झांग शियाओबाई के होंठ फड़क उठे और वह उपहासपूर्वक मुस्कुराया। ये ठीक चल रहा है। जब एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के कप्तान ने सुना कि मैं शिन यांग, तानरान और लू पिंडू की बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू करना चाहता हूं, तो उन्होंने सत्यापन के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने पर भी जोर नहीं दिया। उन्होंने तुरंत मेरे अनुरोध को हरी झंडी दे दी और प्रक्रिया 1 घंटे के भीतर पूरी हो गई। लिन युआन ने झांग शियाओबाई की आवाज़ में तिरस्कार भरा भाव सुना तो उसका दिल उसके लिए पसीज गया। वह जानता था कि झांग शियाओबाई का उपहास खुद पर था, क्योंकि उसने एक्सट्रीम गिल्ड क्लब में बहुत मेहनत की थी। युआन ने झांग शियाओबाई को गंभीरता से देखा और कहा, मैंने अपना खुद का गिल्ड क्लब शुरू किया है। संयोग से मेरी रिजर्व टीम को 4 लोगों की ज़रूरत है। अतीत को कभी नहीं जिया जा सकता, लेकिन भविष्य उज्ज्वल है। शियाओबाई, तुम्हारे पास अभी 5 साल बाकी हैं। लिन युआन मुड़ा और द्वंद्व मैदान की ओर बढ़ गया। झांग शियाओबाई ने कई बार इस टूर्नामेंट में भाग लिया था, लेकिन उस पर कभी इतना ध्यान नहीं गया था जितना इस समय लिन युआन पर था। झांग जियाओबाई ने सोचा, अतीत को कभी भी दोबारा नहीं जिया जा सकता, लेकिन भविष्य उज्ज्वल रहता है। उस समय झांग शियाओबाई गुंबद से नीचे चमकती चमकदार रोशनी के नीचे फूलों के समुद्र और कीड़ों के झुंड को लगभग देख सकता था। हालांकि झांग शियाओबाई को लिन युआन की चिंता सता रही थी। लिन युआन के लिए झांग शियाओबाई एक ऐसा साथी था जिसके साथ उसने घातक लड़ाइयों में जीत हासिल की थी। यही कारण था कि लिन युआन ने झांग शियाओबाई को उन्हीं शब्दों से प्रोत्साहित करने की कोशिश की जो उसने आत्मा क्यूई को महसूस करने की अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त करने और मोर्बियस को अनुबंधित करने के बाद कहे थे। ये भविष्य के लिए उसकी आशाओं को दर्शाता था। झांग शियाओबाई ने भी लिन युआन के बारे में ऐसा ही महसूस किया। लियू जी ने झांग शियाओबाई से कहा, जो अभी भी लिन युआन को घूर रहा था, जब लिन युआन द्वंद्वयुद्ध के मैदान में जाएगा तो तुम यहाँ बैठ सकते हो। डोम गिल्ड क्लब में वर्तमान में केवल 4 लोग हैं। मैं मुख्य टीम के सदस्यों में से एक हूँ। तुम्हें इस पर ध्यान से सोचना चाहिए। जब झांग शियाओबाई लिन युआन की खाली सीट पर बैठे तो चूसी ने उनका अभिवादन किया और कहा, नमस्ते, मैं भी डोम गिल्ड क्लब की रिजर्व टीम का सदस्य हूँ। झांग शियाओबाई ने एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के विश्राम क्षेत्र में स्क्रीन के माध्यम से चूसी की लड़ाई देखी थी। जब उसने चूसी की लड़ने की क्षमता देखी थी तो उसने मन ही मन सोचा था कि एक रक्षा प्रकार की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में वह चूसी से मुकाबला नहीं कर सकता, भले ही उसके 2 ही क्यों न हो। हालांकि झांग शियाओबाई को यह नहीं पता था कि डोम गिल्ड क्लब की मुख्य टीम का अन्य सदस्य कौन था, लेकिन लिन युआन, लियू जी और चूसी की शक्ति के कारण गिल्ड क्लब भी स्तर तक पहुंच सकता था। झांग शियाओबाई ने चूसी का भी अभिवादन किया और देखा कि उसकी आवाज़ तेज और चमकदार थी। वह लिन युआन के बारे में बिल्कुल भी चिंतित नहीं दिख रही थी। वह जानता था कि चूसी लिन युआन की छोटी बहन थी। लिन युआन और चूसी ने वीडियो कॉलिंग की थी जब वे सांप का जहर इकट्ठा करने के लिए अंतहीन जंगल में गए थे। तब झांग शियाओबाई ने देखा था कि चूसी कैसा दिखता है। झांग शियाओबाई खुद को रोक नहीं सका और पूछा, क्या आपको चिंता नहीं है कि मेंगजू बर्बरतापूर्ण व्यवहार करेगा? चूसी ने अपना सिर हिलाया। वह लिन युआन को उससे बेहतर समझती थी और जानती थी कि वह एक सतर्क व्यक्ति है। लिन युआन ऐसे काम कर सकता था जिन पर उसे पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वह इसके बारे में बात नहीं करता था। चूंकि उसने कहा था कि वह सुरक्षित रहेगा, इसका मतलब था कि वह वास्तव में बहुत सुरक्षित था। लियू जी को लिन युआन की सुरक्षा की भी बिल्कुल चिंता नहीं थी। लिन युआन न केवल अपने आप में शक्तिशाली था, बल्कि उसके पास पवित्र स्रोत जीवन रूप के रूप में एक तुरुप का पत्ता भी था जिसे उसने अभी तक दुनिया को नहीं दिखाया था। उनके साथ दर्शकों में मदर ऑफ ब्लडबाथ और एंडलेस समर भी बैठे थे। यदि लिन युआन किसी वास्तविक खतरे में होती और आपातकालीन सहायक समय पर हस्तक्षेप करने में असमर्थ होता तो रक्तबीज और अंतहीन ग्रीष्म की माता तुरंत कूद पड़ती। भले ही मेंगजू 10 गुना अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह रक्तबीज की माता और अंतहीन ग्रीष्म की कानून की शक्ति के सामने कुछ भी नहीं था। मेंगजू ने लिन युआन और झांग शियाओबाई की बातचीत देखी और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ गई। जब उसने देखा कि सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के सदस्य कहाँ बैठे थे तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने एक घुंघराले बालों वाले आदमी को देखा जो उस समय एक छोटे हरे सांप के साथ खेल रहा था। जब उस आदमी ने मेंगजू की नज़र अपने ऊपर महसूस की तो उसने उदासीनता से पलकें झपकाईं और सहज भाव से अपने हाथ फैला दिए। मेंगजू पर लाखों आंखें लगी हुई थीं जो उसकी छोटी से छोटी हरकत पर भी नज़र रखती थीं। इस समय रेडियंस पैलेस में बातचीत का स्तर कई गुना बढ़ गया था। अधिकांश लोगों ने लिन युआन के लिए चिंता व्यक्त की, जबकि अन्य लोगों ने मेंगजू और सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के प्रति नाराजगी व्यक्त की। हुओ ज़ेयुआन की अभिव्यक्ति अत्यंत खट्टी थी। वह कई सालों तक इस टूर्नामेंट के ऑलस्टार मैच के मुख्य होस्ट और कमेंटेटर रहे थे। स्वाभाविक रूप से उन्हें ये नापसंद था कि उनके काम में सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब जैसे हानिकारक गिल्ड शामिल थे।
हुओ ज़ेयुआन ने अपने बगल में आपातकालीन सहायक से फुसफुसाते हुए कहा, वरिष्ठ वांग, अगर शक्ति में अंतर बहुत बड़ा है तो मैच को तुरंत रोक दें। इस ऑल स्टार मैच को पिछले साल की तरह दूषित न होने दें। सीनियर वांग ने सिर हिलाने से पहले हिचकिचाहट दिखाए। अगर आत्मा क्यूई पेशेवर खतरे में है तो मैं पहले से ही हस्तक्षेप करूंगा। हालांकि मैं केवल तभी फे के बीच लड़ाई को रोकने के लिए कदम उठा सकता हूं जब संभावना है कि उनमें से एक मरने वाला है। सीनियर वांग ने कुछ परेशान करने वाले विचार अपने तक ही सीमित रखे। आपातकालीन सहायकों से अधिक कोई भी सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब से नफरत नहीं करता। फैंग डोडुओ ने लिन युआन को द्वंद्व मैदान की ओर बढ़ते हुए देखा। ये भाग्यशाली प्रतिभागी निश्चित रूप से बदकिस्मत है। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब दिन ब दिन जंगली होता जा रहा है। वे घृणित हैं। अगर मैं कभी उनके किसी सदस्य से मिलता हूं तो मैं निश्चित रूप से गुस्से में आकर उनकी पिटाई कर दूंगा, फैंग डोडुओ ने लॉन्ग ताओ से कहा। लॉन्ग ताओ ने रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बुरे कर्म बुरे कर्मों को जन्म देते हैं। ये भाग्यशाली प्रतिभागी बदकिस्मत नहीं हो सकता। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब खुद के लिए परेशानी खड़ी करता है या नहीं, यह इस चुनौती में उनके कार्यों पर निर्भर करेगा। चंद्र महारानी का शिष्य विशेष था और जो भी उसे नापसंद करता था वह उसे मार देती थी। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब इस टूर्नामेंट के नियमों का पालन कर रहा था। गिल्ड एलायंस को सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब पर हमला करने के लिए एक वैध कारण की आवश्यकता थी। वास्तविक लड़ाई के दौरान कोई भी यह कहकर कई बातों को टाल सकता है कि यह एक गलती थी। हालांकि जब मामला किसी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के खिलाफ हो तो गलती को बहाने के रूप में इस्तेमाल करना अब काम नहीं करेगा। जब फैंग डोओ ने सुना कि लॉन्ग ताओ ने क्या कहा तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। फैंग डोओ ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं और द्वंद्व मैदान की स्थिति पर बारीकी से ध्यान दिया। फैंग डोओ को उम्मीद नहीं थी कि यह भाग्यशाली दर्शक मार्गदर्शन लड़ाई के बजाय चुनौती लड़ाई का चयन करेगा। यदि यह एक चुनौती होती तो सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब को अपनी इच्छानुसार दुष्ट बनने की स्वतंत्रता होती। लिन युआन के फैसले ने हुओ ज़ेयुआन को भी चौंका दिया। 200,000 दर्शकों के सामने लिन युआन की पसंद की घोषणा करने से पहले वह एक सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया। लिन युआन काफ़ी युवा था और उसकी आभा तीव्र युवा जैसी थी, जिससे वह और भी युवा दिखाई देता था। हुओ ज़ेयुआन को लगा कि लिन युआन लगभग 16 साल का है। वह प्रतिभाशाली चूसी के समान उम्र का लग रहा था, जिसने अभी अभी ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के चेन होनफेन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। लिन युआन क्रोधित है। हालांकि सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब की तरह ए लेवल गिल्ड क्लब नहीं था, मेंग जू चेन होनफेन की तरह एक रिजर्व सदस्य नहीं था। मुख्य टीम के सदस्य के रूप में मेंग जू चेन होनफेन से कहीं अधिक शक्तिशाली था। युवक चुनौती का चुनाव करके मौत की ओर बढ़ रहा था। शांत लिन युआन ने भीड़ के गरजते शोर को अपने सिर के ऊपर से जाने दिया। लिन युआन ने मेंग जू की ओर देखा और पाया कि वह उसे एक शिकारी की तरह लालची नज़र से देख रहा था जो अपने शिकार के साथ खेल रहा था। युवक, तुम्हें इस चुनौती को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास देना चाहिए। चूंकि यह एक चुनौती है, इसलिए हम दोनों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। यदि तुम थोड़ी बहुत मारपीट नहीं झेल सकते और चोटिल हो जाते हो तो यह चुनौती चुनने के उद्देश्य को ही नष्ट कर देगा। माइक्रोफोन की बदौलत मेंग जू का घमंडी स्वर सभी ने सुना। उसने तुरंत ही कई दर्शकों को क्रोधित निगाहों से देखा और हुओ ज़ेयुआन ने भी घृणा से उसकी ओर देखा। हुओ ज़ेयुआन मेंग जू का परिचय नहीं कराना चाहता था। मेंग जू के शब्द बेहद बेशर्मी भरे थे। ऑल स्टार मैच के हर टिकट को भाग्यशाली प्रतिभागी के रूप में चुने जाने का मौका मिलना चाहिए। यह हर उस व्यक्ति का अधिकार था जिसने ऑल स्टार मैच के लिए टिकट खरीदा था, और यह नियमित स्पिरिट क्यूई पेशेवरों के लिए इस टूर्नामेंट के प्रतियोगियों के साथ घुलने मिलने का एक मौका था। भाग्यशाली प्रतिभागी को चुनौती और मार्गदर्शन युद्ध के बीच चयन करने की स्वतंत्रता थी। मेंग जू के अनुसार अगर सभी टीमें चुनौतियों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करती हैं तो ऑल स्टार मैच आयोजित करने का कोई मतलब नहीं होगा। चुने गए सभी भाग्यशाली दर्शकों को सीधे उपचार केंद्र में जाना चाहिए। लिन युआन ने मेंग जू को ठंडे भाव से देखा, उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। तो आप कहते हैं कि आप हर लड़ाई में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, लेकिन अगर लड़ाई के बाद दोनों पक्ष घायल हो जाते हैं तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि बात बहुत आगे बढ़ गई है? लिन युआन की आवाज़ शांत थी और उसने जो कहा उससे कोई भी परेशान नहीं हुआ। हालांकि चूसी के नकाबपोश चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया। उसके शांत स्वर के बावजूद वह बता सकती थी कि वह गुस्से में था। चूसी जानता था कि लिन युआन आमतौर पर सौम्य था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह क्रोध महसूस करने से मुक्त था। चूसी को याद आया कि जब वे दोनों छोटे थे तो एक बार लिन युआन अपना आपा खो बैठा था। लिन युआन से थोड़े छोटे कुछ बच्चे उसी सड़क पर रहते थे जहां आत्मा जीवन रूप की दुकान थी। जब लिन युआन उसने इसके लिए मिट्टी बदल रहा था तो उसका कमजोर शरीर ढह गया था। उसने लिन युआन को चमेली लिली को बाहर ले जाने में मदद की थी क्योंकि ज़िया क्षेत्र में सूरज की रोशनी बहुत कम ही होती थी।
काम करते समय बच्चों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया था। उस समय लिन युआन को होश आ गया था। उसने शांति से उसे एक तरफ खींचा और उससे पूछा कि क्या उसे चोट लगी है। फिर वह शांतिपूर्वक उन बच्चों की ओर मुड़ा जो उसे परेशान कर रहे थे, शेल्फ पर रखे लकड़ी के तख्तों को उठाया और उन पर हमला कर दिया। आंटी झांग और अंकल ली को आखिरकार इस घटना के बारे में पता चल गया। इसलिए लिन युआन को 1500 फेडरेशन डॉलर देने पड़े, जो उसने पिछले महीने कड़ी मेहनत करके कमाए थे। उस घटना के बाद से चूसी को पता था कि आमतौर पर शांत रहने वाला लिन युआन सबसे भयानक था जब वह अंततः फट पड़ा। हालांकि लिन युआन बड़ा हो गया था, लेकिन उसका लहजा और अभिव्यक्ति बिल्कुल वैसी ही थी जैसी उस दिन थी। लिन युआन की बातों से मेंगजू थोड़ा हैरान हुआ। उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई और वह गुर्राया, मैं हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि अगर मैं इस लड़ाई में हद से आगे निकल गया तो तुम मुझे माफ़ कर दोगे। हु ज़ेयुआन ने अभी अभी लिन युआन के कपड़ों पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर की शिखा देखी थी। इसलिए उसने लिन युआन की छाती पर क्लास 2 क्रिएशन मास्टर शिखा के बारे में बात करना शुरू कर दिया। हु ज़ेयुआन ने सोचा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह किशोर पहले से ही प्रमाणित क्लास 2 क्रिएशन मास्टर है। हालांकि जब उसने लिन युआन और मेंगजू के बीच की बातचीत सुनी तो उसे लिन युआन की ओर से ठंडे पसीने आने लगे। जब मेंगजू बोल रहा था तो वह सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब की ओर मुड़ा और उसने देखा कि उसका कप्तान उसे घूर रहा है। मेंगजू को तुरंत एहसास हुआ कि उसने गलत बात कही थी। यद्यपि उसने इशारे में बात की थी, फिर भी वहां उपस्थित सभी लोगों ने उसके वास्तविक इरादे को समझ लिया था। यद्यपि गिल्ड एलायंस उसे उसके द्वारा कही गई बातों के लिए दंडित नहीं कर सकता था, फिर भी यदि वह अपने कार्यों में बहुत आगे चला गया तो उसे पकड़ा जा सकता था। जब मेंगजू अपने भाग्यशाली प्रतिभागी को चुन रहा था तो उसने लिन युआन को झांग शियाओबाई के साथ बातचीत करते हुए देखा। उस पल से उसने लिन युआन पर अपनी नज़रें गड़ा दी थीं। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब अब एक खतरनाक खाई पर खड़ा था। अगर वे ऑल स्टार मैच के दौरान किसी भाग्यशाली प्रतिभागी को मार देते तो यह अच्छा नहीं लगता। मेंगजू ने आंतरिक रूप से स्थिति का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। भले ही मैं लिन युआन के साथ कुछ भी बुरा नहीं कर सकता, लेकिन मुझे ये सुनिश्चित करना होगा कि वह अपने साथियों के साथ पूरी तरह से पराजित होकर जाए। मेंगजू को अपने बख्तरबंद दानव बिच्छू पर पूरा भरोसा। यदि कोई परी बख्तरबंद दानव बिच्छू से कम शक्तिशाली हो तो उसकी जड़ें निश्चित रूप से बिच्छू के जहर से क्षतिग्रस्त हो जाएंगी। यदि कोई परी कुछ समय के लिए संक्रमित हो जाए तो उच्च सितारों वाले क्रिएशन मास्टर भी उसे पूरी तरह से ठीक करने में असमर्थ होंगे। मेंगजू ने लिन युआन को उसकी कम उम्र के कारण बर्खास्त कर दिया। इस दुनिया में प्रतिभाएं मौजूद हैं। हालांकि पहले से ही एक प्रतिभा थी जो अभी अभी प्रकट हुई थी और उसने ड्रैगन गेट गिल्ड क्लब के चेन होनफेंग को हराया था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे कोई दूसरा प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सके। मेंगजू ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रसारित की और अपने 2 परियों को बुलाया। लिन युआन ने दोनों परियों को देखा और उनके गुणों की जांच करने के लिए ट्रू डेटा का उपयोग किया। फे नाम इंद्रिय चुराने वाला राजा वैनम। फी प्रजाति सिकाडिडे प्रजाति पंख वाली प्रजाति। स्पिरिट लाइफ फॉर्म ग्रेड प्लेटिनम 8/10। फे प्रकार आध्यात्मिक। फे क्वालिटी किंवदंती। क्षमताएं चोरी हुई गंध की भावना। गंध चुराने वाला राजा वैनम अपने शरीर में मौजूद मजबूत आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग लक्ष्य की गंध की भावना को बंद करने के लिए करेगा। नजर चुराने वाला इंद्रिय चुराने वाला राजा वैनम अपने शरीर में मौजूद शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल करके लक्ष्य की नजर चुरा लेगा। जब लक्ष्य की दृष्टि छीन ली जाएगी तो वह अंधेरे में डूब जाएगा और प्रकाश का पता लगाने में असमर्थ हो जाएगा। सुन्न स्पर्श इंद्रिय चोरी करने वाला राजा वैनम अपने आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग लक्ष्य से स्पर्श की सभी इंद्रियों को हटाने के लिए करेगा। स्वाद की बंद इंद्रिय इंद्रिय चुराने वाला राजा वैनम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके लक्ष्य की स्वाद की इंद्रिय को खो देगा। शक्तिशाली मतिभ्रम अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा के माध्यम से इंद्रिय चोरी करने वाला राजा वैनम लक्ष्य के सबसे बुरे डर को बाहर निकाल देगा और उससे मतिभ्रम पैदा करेगा। विशिष्ट कौशल संवेदी शारीरिक कवच इंद्रिय चोरी करने वाला राजा वैनम अपने शरीर में चुराई गई 5 इंद्रियों के अधिकतम 5 सेट संग्रहित कर सकता है। नाम बख्तरबंद दानव बिच्छू। फी प्रजाति रेड बिच्छू प्रजाति स्टिंगर बिच्छू प्रजाति। स्पिरिट लाइफ फॉर्म ग्रेड प्लेटिनम 8/10। फे प्रकार जहर। फे क्वालिटी किंवदंती। क्षमताएं भेदक हुक वाला डंक बिच्छू की पूंछ लक्ष्य को छेद देगी। लक्ष्य फूल जाएगा और मांस के अंदर फोड़े बन जाएंगे जो घाव को सील कर देंगे ताकि खून बाहर न निकल सके। जब फोड़े फूटेंगे तो अंदर का जहर लक्ष्य को नष्ट करना शुरू कर देगा। डबल क्लॉ एम्प्यूटेशन दोनों पंजे हड्डियों को कुचल सकते हैं। लक्ष्य को पकड़ने के बाद पंजे बलपूर्वक लक्ष्य की हड्डियों और मांस को टुकड़ों में कुचल देंगे। मजबूत खोल की हड्डियों से बना बड़ा प्रोटीन खोल को ढक देगा जिससे कवच की मोटाई बढ़ जाएगी। बख्तरबंद खोल क्षति के लिए अत्यधिक प्रतिरोधी होगा। बिच्छू बूटी मिसाइल जब पूंछ हिलेगी तो बिच्छू बूटी छूटकर तीर बन जाएगी।
कीट शरीर को बढ़ावा, शरीर में जीवन शक्ति प्रज्वलित होगी और सतह पर उभरेगी, जिससे शरीर की भौतिकता बढ़ेगी। विशिष्ट कौशल। सड़ता हुआ मांस जहर। जब जहर किसी के शरीर में प्रवेश करता है तो जहर का एक हिस्सा रक्त में अवशोषित हो जाएगा और जहर बन जाएगा। जहर रक्त वाहिकाओं के माध्यम से बाकी अंगों तक पहुंच जाएगा और सड़ना शुरू हो जाएगा। लिन युआन ने जब मेंगजू के 2 परियों की विशेषताओं को देखा तो वह थोड़ा परेशान महसूस करने लगा। लिन युआन को 2 परियों की शक्तियों की चिंता नहीं थी, बल्कि अपनी पहचान की चिंता थी। हालांकि लिन युआन के पास केवल 2 स्टार वेब खाते थे, लेकिन उसकी 3 पहचानें थीं। उनमें से एक चांदी का मुखौटा पहने हुए ब्लैक था। यह एक लड़ाकू वर्ग की आत्मा क्यूई पेशेवर के रूप में उसकी पहचान थी। उनकी एक अन्य पहचान क्लास 2 क्रिएशन मास्टर थी, जिसे वह वर्तमान में द्वंद्व मैदान पर प्रस्तुत कर रहे थे। अंतिम पहचान आकाश नगर के नगर स्वामी की थी, जिसने आकाश नगर की भव्य नक्काशी वाला एक विचित्र मुखौटा पहना हुआ था। आसन युद्ध के दौरान लिन युआन निस्संदेह लड़ाकू श्रेणी के आत्मा क्यूई पेशेवर ब्लैक के रूप में अपनी पहचान प्रकट करेगा। यदि वह पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के नियमों और इच्छाशक्ति का उपयोग करता, तो वह निश्चित रूप से इंद्रिय चोर राजा वैनम और बख्तरबंद दानव बिच्छू को आसानी से पराजित कर सकता था। हालांकि यह पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की शक्ति का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर था, लेकिन लिन युआन कोई मूर्ख नहीं था। वह ऐसी स्थिति में कभी भी अपना तुरुप का पत्ता नहीं दिखाएगा। पवित्र तलवार चलाने वाली रानी का उपयोग करने के लिए उसे इसकी स्कर्ट में संग्रहित कानूनों और इच्छाशक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता थी। यह उसे उपस्थित 200,000 लोगों को यह भी बताने के लिए मजबूर करेगा कि उसके पास एक पवित्र स्रोत जीवन रूप है। रेडियंस फेडरेशन के कक्षा 5 के विद्वानों के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता था। लिन युआन ने गणना की कि पवित्र तलवार चलाने वाली रानी की शक्ति का एक हिस्सा निश्चित रूप से उजागर होगा। लिन युआन ये बताने को तैयार नहीं था कि वह श्वेत है, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे मिलने वाले ध्यान से उसे परेशानी हो। अब भी उसे वैसा ही महसूस हो रहा था। हालांकि लिन युआन अपनी पहचान पवित्र तलवार चलाने वाली रानी के बजाय काले के रूप में प्रकट करना पसंद करेगा। जहां तक इस सिकाडा जैसे दिखने वाले इंद्रिय चोर राजा वैनम की बात है, जो नारंगी खोल से ढका हुआ था और जिसके 6 पंख थे, लेकिन वह उड़ नहीं सकता था, और विशाल बख्तरबंद दानव बिच्छू जिसके पास मोटी काली खोल और बड़ा चमकदार डंक था, लिन युआन उनसे विशेष रूप से प्रभावित नहीं था। इंद्रिय चोर राजा वैनम अपनी विशाल मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा पर निर्भर था। ये लिसन के पेन इल्यूसरी फॉक्स के समान ही था, जो मानसिक हेरफेर के माध्यम से दर्द पैदा कर सकता था। हालांकि लिन युआन को लगा कि दर्द को भ्रमित करने वाली लोमड़ी इंद्रिय चोरी करने वाले राजा वैनम से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यद्यपि दर्द को भ्रमित करने वाली लोमड़ी की विधियां एक आयामी थीं, फिर भी वे इंद्रिय चोरी करने वाले राजा वैनम की 5 इंद्रियों को चुराने की क्षमता की तुलना में कहीं अधिक आघात पहुंचा सकती थीं। इंद्रियों को चुराने वाला राजा वैनम मारने में असमर्थ था। हालांकि वह तेज तर्रार लगता था और उसके पास 4 क्षमताएं थीं जो संबंधित 5 इंद्रियों को नियंत्रित कर सकती थीं, लेकिन उसके पास केवल युद्ध में नियंत्रण करने की क्षमताएं थीं। दूसरी ओर दर्द भ्रमकारी लोमड़ी लक्ष्य के दिमाग पर गंभीर हमला कर सकती है तथा उसे नियंत्रित करने के लिए दर्द का प्रयोग भी कर सकती है। संवेदी शरीर कवच की क्षमता, जो 5 इंद्रियों को संग्रहित कर सकती थी, लड़ाई में इंद्रिय चोर राजा वैनम के लिए पूरी तरह से बेकार थी। ये केवल द्वंद्व मैदान के बाहर छिपी हुई चालों के माध्यम से ही लड़ाई को प्रभावित करने में सक्षम होगा। इंद्रिय चोर राजा वैनम के पास शायद कोई विशेष कौशल ही नहीं है। बख्तरबंद दानव बिच्छू भी साधारण था। लिन युआन के सामने आए सभी प्लेटिनम फे औसत से ऊपर थे, क्योंकि उनमें बचाव और तेजी से हमला करने की सर्वांगीण क्षमता थी। यद्यपि सैंड स्टीलिंग किंग वैनम और आर्मर्ड डेमन स्कॉर्पियन दोनों ही प्लेटिनम ग्रेड के थे, लेकिन दोनों ही फैंटेसी ब्रीड तक नहीं पहुंच पाए थे। इससे लिन युआन को यह देखने का मौका मिला कि इस टूर्नामेंट में कुलीनों के गठबंधन के बीच मेंगजू कितना मूर्ख था। लिन युआन ने ठंडे स्वर में कहा, क्या इच्छाशक्ति रूनों को न समझ पाना तुम्हें मार नहीं डालता? तुम हमेशा द्वंद्व युद्ध के मैदान में हद से आगे निकल जाते हो क्योंकि तुमने अभी तक एक भी रून को नहीं समझा है। उपस्थित अधिकांश लोग लिन युआन के बारे में चिंतित थे क्योंकि उसने चुनौती वाली लड़ाई चुनी थी। स्वाभाविक रूप से भीड़ में से कुछ लोग सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के प्रशंसक थे। उन्हें लगा कि लिन युआन मेंगजू को चुनौती देने का फैसला करके खुद को ज्यादा आंक रहा था। हालांकि जब उन्होंने लिन युआन की माइक्रोफोन पर बड़ी हुई आवाज सुनी तो वे आश्चर्य से दंग रह गए। तुमने सचमुच एक नस पर चोट की है। लिन युआन की बात सुनकर मेंगजू पूरी तरह से हैरान रह गया। उसका चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। मेंगजू पहले से ही 29 वर्ष का था और वह 1 वर्ष के बाद इस टूर्नामेंट में भाग नहीं ले सकेगा। इन सभी वर्षों में मेंगजू इच्छाशक्ति रून को समझने का सपना देख रहा था, लेकिन ये कहना जितना आसान था, करना उतना आसान नहीं था। यदि केवल कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती तो रेडियंस फेडरेशन को प्रतिभाशाली लोगों को मान्यता देने की आवश्यकता नहीं होती।
चूसी, जो पूरे स्टार वेब में एक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जानी जाती थी, को यह उपाधि सिर्फ उसके ऑब्सीडियन आयरन वाइल्ड बुल के कारण नहीं दी गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि परी ने यह साबित कर दिया था कि 15 वर्षीय चूसी ने पहले से ही इच्छाशक्ति रून को समझ लिया था। इससे पहले कि उत्तेजित मेंग जू कुछ बोल पाता, लिन युआन ने बोलना जारी रखा। भले ही आप विल पावर रून को समझने में कामयाब हो जाएं, लेकिन आपके दोनों मुख्य फे प्लेटिनम फे की क्षमता की सीमा तक पहुंच चुके हैं। एस टूर्नामेंट अद्भुत प्रतिभाओं से भरा है। ए रैंक गिल्ड क्लब के अधिकांश सदस्यों के पास फैंटेसी ब्रीड फे हैं। यह आपके लिए कठिन होना चाहिए। क्या इसीलिए आपको कमज़ोरों को धमकाने की ज़रूरत महसूस होती है? जवाब में, मेंग जू ने लंबे समय तक सांस नहीं ली और उसका चेहरा अब लाल हो गया था। मेंग जू एक अधीर स्वभाव का व्यक्ति था और लिन युआन से क्रोधित होने के बाद उसने महसूस किया कि क्रोध से उसके फेफड़े दर्द कर रहे थे। 200,000 लोगों के सामने भले ही मेंग जू थोड़ा आगे बढ़ गया, उसे सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब और सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब का समर्थन करने वाले गुट का समर्थन प्राप्त था। हैरानी की बात यह है कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक रूप से उसकी ताकत और क्षमता पर सवाल उठा रहा था। अगर उसने अभी कुछ नहीं किया तो वह न केवल रेडियंस फेडरेशन में सम्मान खो देगा, बल्कि वह सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब में भी मजाक का पात्र बन जाएगा। मेंग जू गुस्से से चिल्लाया, क्या तुम जानते हो कि ताकत क्या होती है, बच्चे? आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि असली ताकत क्या होती है। जैसे ही मेंग जू ने यह कहा, एक विशाल और मोटा कीड़ा अचानक उसके सामने आ गया। जिस क्षण यह विशालकाय मोटा कीड़ा उभरा, सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के कप्तान, जिनके बाल घुंघराले थे, ने मन ही मन कोसा, मेंग जू वास्तव में मूर्ख है। बस कुछ शब्द और उसने पहले ही संयुक्त बॉडी सैंडवर्म जैसा तुरुप का पत्ता बुला लिया। लिन युआन ने मंच के नीचे से निकले विशालकाय कीड़े को देखा और शांतिपूर्वक सच्चे डेटा का उपयोग करके कीड़े की विशेषताओं को पढ़ा। फे नाम संयुक्त शरीर रेत कीड़ा। फे प्रजाति कोकिनेलिडे जीनस टेनेब्रियोनिडे प्रजाति। फे ग्रेड प्लेटिनम 7/10। फे टाइप स्रोत। फे क्वालिटी किंवदंती। क्षमताएं ट्विन फ्यूजन, 2 तरह के परियों को कंबाइंड बॉडी सैंडवर्म में समाहित करें। कंबाइंड बॉडी सैंडवर्म के शरीर को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके 2 परियों को एक ऐसे फ्यूज्ड परियों में बदल दे जो दोनों परियों की युद्ध शक्ति को एक साथ जोड़ दे। हथियार बनाए रखना, जुड़े हुए परी के शरीर पर किसी भी परी के हमलावर शरीर के अंग को बनाए रखना। ऊर्जा एकत्रित दृढ़ शरीर संयुक्त शरीर रेत कृमि अपने शरीर की मजबूती बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में पौष्टिक पदार्थों का उपभोग करेगा, जिससे वह उन परजीवियों को सम्मिलित कर सकेगा जिनका ग्रेड उससे थोड़ा अधिक है। परस्पर घुलनशील कैल्शियम, 2 फे की हड्डियों को मजबूती से जोड़ें। चाहे वह एक्सोस्केलेटन हो या आंतरिक हड्डियां, समलन एक निर्दोष संरचना बनाएगा। तेज समलन संयुक्त बॉडी सैंडवर्म अपने शरीर में ऊर्जा को सक्रिय कर सकता है, इसे 2 फे को तुरंत सम्मिलित करने के लिए बलिदान के रूप में उपयोग कर सकता है। तत्काल समलन के कारण समलन 5 मिनट के बाद समाप्त हो जाएगा। एक बार समलन समाप्त हो जाने के बाद संयुक्त बॉडी सैंडवर्म कमजोर अवस्था में होगा। विशिष्ट कौशल फ्यूजन संवर्धन, 2 परियों के विलय के लिए एक माध्यम के रूप में संयुक्त बॉडी सैंडवर्म का उपयोग करने के बाद संयुक्त बॉडी सैंडवर्म के भीतर की ऊर्जा को जुड़े हुए परियों की ताकत को 10% तक बढ़ाने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। लिन युआन ने एक ही नज़र में पता लगा लिया कि यह प्लेटिनम 7 लीजेंड संयुक्त बॉडी सैंडवर्म एक विशेष कार्य वाला स्रोत प्रकार का जीवन रूप था। उस समय लिन युआन केवल मेंग जू को एक राग जैसे भाव के साथ चिल्लाते हुए सुन सकता था, संयुक्त शरीर रेत कीड़ा, क्षमता का उपयोग किया, ट्विन फ्यूजन और रैपिड फ्यूजन। इसके तुरंत बाद लिन युआन ने प्लेटिनम 7 लीजेंड कंबाइंड बॉडी सैंडवर्म को अचानक फूलते हुए देखा। इसने मेंग जू के पास मौजूद इंद्रिय चोर राजा विष और बख्तरबंद दानव बिच्छू को एक ही घूंट में खा लिया। दोनों परियों को खाने के बाद संयुक्त शरीर रेत कृमि ने तेजी से अपना शरीर हिलाया। इसके बाद इंद्रिय चोर राजा वैनम और बख्तरबंद दानव बिच्छू के महत्वपूर्ण अंश संयुक्त शरीर रेत कृमि की त्वचा की सतह पर दिखाई देने लगे। जब बड़ी मात्रा में अंश स्थानांतरित हो रहे थे तो संयुक्त शरीर रेत कृमि ने स्वयं को एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया और इंद्रिय चोर राजा वैनम और बख्तरबंद दानव बिच्छू को दोषरहित रूप से एक साथ मिला दिया। राक्षस को अपनी आंखों के सामने आते देख लिन युआन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि इस राक्षस की ताकत पहले से ही प्लेटिनम एक्स लीजेंड परी के बराबर पहुंच रही थी। जैसे ही समलन पूरा हुआ, लिन युआन ने मेंग जू को जोर से आदेश देते हुए सुना, संयुक्त बॉडी सैंडवर्म समलन संवर्धन का उपयोग करें। बख्तरबंद दानव बिच्छू की बॉडी बूस्ट का उपयोग करें। मेंग जू के आदेशों की श्रृंखला के साथ 3 मीटर बड़ा राक्षस संयुक्त शरीर रेत कीड़ा जो इंद्रिय चोर राजा विष और बख्तरबंद दानव बिच्छू के समलन के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करता था, अचानक सूझ गया। इसका आकार मूलतः 3 मीटर से बढ़कर लगभग 6 मीटर हो गया। इसके अलावा जैसे जैसे इस राक्षस का आकार काफी बढ़ गया, राक्षस के शरीर से भी बड़ी मात्रा में जीवन शक्ति निकलने लगी। राक्षस के शरीर की सतह से जुड़ी जीवन शक्ति एकीकृत राक्षस की ताकत को फिर से महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की अनुमति देती है।
वास्तव में इसने राक्षस के शरीर की सतह पर प्रसारित होने वाली विशाल मात्रा की ऊर्जा को ऊर्जा ज्वाला की एक पतली परत के रूप में ऊपर उठने की अनुमति दी। घटनाओं में अचानक आए परिवर्तन से दर्शक आश्चर्यचकित हो गए। वाह, ये घिनौना विशालकाय कीड़ा इस सुंदर छोटे भाई को चोट नहीं पहुंचाएगा, है न? अगर ऐसा है तो ये बड़ी बहन दिल के दर्द से मर जाएगी। क्या सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के लोग बीमार हैं? ये सिर्फ एक चुनौती मैच है और वह वास्तव में पहले के प्रदर्शन मैच से भी ज्यादा गंभीर है। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के मिंगजू आखिर क्या चाहते हैं? युवा भाई, चलो लड़ाई नहीं करते, हार मान लो, नया साल है, तुम लालटेन उत्सव में मेरे साथ खरीदारी क्यों नहीं करते? जब चूसी ने ये टिप्पणी सुनी तो उसके होंठ फड़कने लगे। उसे लगा कि ये आंटियां जो लिन युआन के साथ शॉपिंग पर जाना चाहती थी, उनका दिमाग शायद काम नहीं कर रहा होगा। चूसी जानती थी कि लिन युआन कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहेगा जिस पर उसे भरोसा न हो, और चूंकि उसने ऐसा कहा था इसलिए वह निश्चित रूप से ऐसा करने जा रहा था। फिर भी जब चूसी ने उस समलन कीट राक्षस की ताकत को महसूस किया तो उसकी मुट्ठी अभी भी कसकर बंद थी। चांदी के मुखौटे के पीछे उसके चेहरे पर एक चिंतित अभिव्यक्ति दिखाई दी जिसे दबाया नहीं जा सका। लिन युआन की भौहें थोड़ी सी ऊपर उठ गईं जब उसने मेंगजू के एकीकृत राक्षस के परिवर्तन को देखा। इस राक्षस की ताकत पहले से ही प्लेटिनम एक्स लीजेंड की सीमा के करीब थी। हालांकि प्लेटिनम और डायमंड के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर था। एक पूरे ग्रेड का अंतर किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह एक अथाह अंतर था। भले ही मिंगजू का राक्षस डायमंड ग्रेड तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये सभी विशिष्ट कौशल के समर्थन के साथ निश्चित रूप से बहुत दूर नहीं था। जब लिन युआन ने मिंगजू को अपने ट्रम्प कार्ड संयुक्त बॉडी सैंड वर्म का उपयोग करके बख्तरबंद दानव बिच्छू और सैंड स्टीलिंग किंग वैनम को एक साथ मिलाते हुए देखा तो लिन युआन के दिल में अब कोई संघर्ष नहीं था। लिन युआन ने तुरंत ही स्रोत रेत को युद्ध क्षेत्र के भूमिगत क्षेत्र में गिराने की योजना को रोक दिया ताकि बड़ी मात्रा में रेत का उत्पादन किया जा सके। मिंगजू ने उस राक्षस को देखते ही जोर से ठहाका लगाया। उसने सीधे लिन युआन की तरफ देखा और ठंडे स्वर में कहा, बच्चे, चूंकि यह एक चुनौती मैच है, इसलिए मैं तुम्हें पहले कदम उठाने की अनुमति देता हूं। तुम्हारे हमले के बाद मैं तुम्हें एक ऐसी कल्पना में डूबने दूंगा जो दर्द की यादों से बनी है, वह देखने की अनुमति दूंगा जो तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, वह सुनने की अनुमति दूंगा जो तुम्हारे कान नहीं सुन सकते, वह चखने की अनुमति दूंगा जो तुम्हारा मुंह नहीं चख सकता, और वह छूने की अनुमति दूंगा जो तुम्हारा शरीर नहीं छू सकता। तब तुम वास्तविकता में बिच्छू की पूंछ के चुभने के दर्द को महसूस करोगे। मिंगजू के शब्दों से माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि उस समय अतिप्रवाहित जीवन शक्ति के साथ एक लाल ऊर्जा चमक लिन युआन की उंगलियों पर फुर्ती से उछलने लगी। अमर वस्तु वास्तव में कहां से आए? लाल ऊर्जा की चमक, जो जीवन शक्ति से भरपूर थी, अचानक उस विशालकाय कीट राक्षस पर टूट पड़ी जो अपना शरीर हिला रहा था और चीख निकाल रहा था। लिन युआन पहले भी अपनी पहचान को लेकर संघर्ष में था और उसने पहले ही ब्लैक के रूप में अपनी पहचान उजागर करने की योजना बना ली थी। हालांकि मिंगजू के ट्रम्प कार्ड प्लेटिनम 7 लीजेंड कंबाइंड बॉडी सैंड वर्म से कौन उम्मीद कर सकता था कि वह 3 फे को एक फे में मिला देगा। जब से लिन युआन ने मौलिक स्रोत प्रकार के जीवन रूप सोर्स सैंड को अनुबंधित किया था, तब से यह पहले से ही लिन युआन की मुख्य युद्ध प्रणाली का गठन कर चुका था। मुख्य युद्ध बल हमेशा सोर्स सैंड ही रहेगा। हालांकि आयामी दरार में अपने समय के दौरान लिन युआन ने बड़ी मात्रा में स्पिरिट क्यूई क्रिस्टल और कार्सिनोमा फे सीब्यूरियल लोड्स फ्लावर द्वारा निर्मित सीब्यूरियल क्रिस्टल का निवेश किया था। वर्तमान में लिन युआन का सबसे मजबूत लड़ाकू स्रोत रेत से हीलिंग प्रकार जैस्मीन लिली में बदल गया था। प्लेटिनम आई फैंटेसी जैस्मिन लिली में वह ताकत थी जो पहले से ही डायमंड आई लीजेंड फेस के साथ तुलनीय थी। जैस्मिन लिली की फैंटेसी 3 गुणवत्ता के कारण जैस्मिन लिली को डायमंड 7 लीजेंड फे की शक्ति प्राप्त करने की अनुमति मिली। इसके अलावा नियमित डायमंड 7 लीजेंड फेयर की तुलना में जैस्मिन लिली के पास एक अतिरिक्त विशिष्ट कौशल था। लिन युआन की राय में जैस्मिन लिली प्लेटिनम फैंटेसी में विकसित होने के बाद से तेजी से अपरंपरागत होती जा रही थी। मूलतः यह एक उपचारात्मक प्रकार का परी था जो उपचार और नियंत्रण में विशेषज्ञ था, लेकिन अब यह एक ऐसा परी था जो क्षति पहुंचा सकता था, नियंत्रण कर सकता था और उपचार भी कर सकता था। उस समय जब लिन युआन ने जैस्मिन लिली के प्लेटिनम फैंटेसी 3 तक पहुंचने पर उसके परिवर्तनों की जांच की थी, तो उसने महसूस किया कि जैस्मिन लिली अब क्षति पर अधिक जोर दे रही थी। इसके विकास के बाद जैस्मीन लिली की उपचार क्षमता नवगठित माउंटेन जेड की कली पर केंद्रित थी। फेसिएटेड फ्लावर स्टैंड और क्रिस्टलाइज्ड मेन फ्लावर का प्रभाव अब उपचार के विपरीत था। लक्ष्य के शरीर में जीवन शक्ति डालने के बजाय यह अब लक्ष्य के शरीर से जीवन ऊर्जा निकाल रहा था। लिन युआन ने जैस्मिन लिली को नहीं बुलाया, इसके बजाय उसने बस फेसिएटेड फ्लावर स्टैंड से हील की क्षमता का इस्तेमाल किया। लाल ऊर्जा की चमक कीट राक्षस पर उतरी और इसने राक्षस को तुरंत एक अत्यंत आरामदायक स्थिति में पहुंचा दिया।
इस अत्यंत आरामदायक स्थिति ने कीट राक्षस को खुशी से अपने मोटे शरीर को हिलाने पर मजबूर कर दिया। मोटे शरीर से निकली बिच्छू की पूंछ लगातार दीवार पर टकरा रही थी, पीठ पर लगे कीड़े के पंख उत्साह से फड़फड़ा रहे थे, जबकि मुंह से खुशी के मारे अजीब अजीब कीड़े जैसी आवाजें निकल रही थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बेवकूफ़ ने अपनी इंटरनेट पत्नी को मोबाइल फ़ोन से बाहर निकलते देखा हो। हुओ ज़ेयुआन मूल रूप से एक निश्चल हृदय के साथ टिप्पणी कर रहा था, जबकि लगातार बगल में बचाव कर्मचारियों को आंखों के इशारे दे रहा था। वह बचाव कर्मचारियों से किसी भी क्षण आगे बढ़ने और कीट राक्षस को रोकने के लिए तैयार रहने के लिए कहने की कोशिश कर रहा था। हालांकि किसने उम्मीद की होगी कि लिन युआन के हाथ की लाल ऊर्जा इस राक्षस को नियंत्रित करेगी। कीट राक्षस अत्यंत विचित्र स्थिति में था, मानो वह भी अभी कीटों की रानी से निकल कर आया हो, लेकिन वास्तव में उसे नियंत्रित किया जा रहा था। घटनाओं के इस अचानक परिवर्तन से हुओ ज़ेयुआन अचंभित रह गया। जब दर्शक भड़क रहे थे, तब गिल्ड क्लब के प्रत्येक सदस्य की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। शेजू शुरू में सोच रहा था कि रात में झाओ शियाओचुन से कैसे कबूल किया जाए। फिर भी लिन युआन की उंगलियों से लाल ऊर्जा निकलती देखने के बाद उसने स्वर बदलते हुए कहा, फे को बुलाए बिना सीधे जारी किया गया हमला वास्तव में डायमंड एफ लीजेंड फे के स्तर का है। इस फे की असली ताकत कम से कम डायमंड 7 लीजेंड होनी चाहिए। शी जू के बोलने के बाद पीछे बैठी गोरी त्वचा वाली एक युवा लड़की अचानक बोली। उसने अपने 2 पोनीटेल को हाथ से पकड़ा हुआ था। ये डायमंड 7 लीजेंड फे नहीं है। इस युवा ने परी को नहीं बुलाया, लेकिन ऊर्जा में इच्छाशक्ति की उपस्थिति है। इच्छाशक्ति की उपस्थिति फी की हो सकती है, लेकिन ये बहुत शुद्ध है। इसलिए मैं ये निष्कर्ष निकालता हूं कि इस युवक का अनुबंधित फे प्लेटिनम 2 फैंटेसी 3 फे होना चाहिए। जवाब में शिजू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। यह अमर कहाँ से आया? वह इतना छोटा है और पहले से ही इतनी ताकतवर है। द्वंद्वयुद्ध के मैदान पर युवक की आकृति को देखते हुए शेजू को पता नहीं क्यों उसके दिमाग में वह युवक याद आ गया जिसने क्लास 3 एबिस आयामी दरार को नियंत्रित किया था। चांदी के मुखौटे वाला वह युवक जिसने रेत का इस्तेमाल करके हजारों साहसी लोगों की रक्षा की थी। वे दोनों ही प्रतिभाशाली थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि द्वंद्वयुद्ध के मैदान में ये युवक ब्लैक से थोड़ा बेहतर था। प्लेटिनम फैंटेसी 3 फे ये पहले से ही रेडियंस 100 सीक्वेंस की अग्रिम पंक्तियों में रहने की शर्त थी। उस समय ली आंग, जो शिजू के बगल में बैठा था, ने जुड़वां पोनीटेल वाली लड़की से पूछा, तियान तुम क्लास 2 क्रिएशन मास्टर हो। लाल ऊर्जा में निहित जीवन शक्ति को देखकर क्या तुम्हें लगता है कि युवाओं का संकुचित फे एक उपचार प्रकार का फे है? जुड़वां चोटी वाली लड़की के चेहरे पर उलझन थी। लाल चमक को देखने के बाद जो लगातार कीट राक्षस से जीवन शक्ति छीन रही थी, वह एक पल के लिए रुकी और बोली, यह एक उपचार प्रकार का परी होना चाहिए। उपचार प्रकार के परियों और अन्य प्रकार के परियों में जो अंतर है, वह केवल उपचार करने की क्षमता नहीं है। लड़ाकू श्रेणी के फेज अधिकांशतः सभी प्रकार की तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं, जबकि उपचार प्रकार के फेज जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं। लेकिन अगर यह परी एक उपचार प्रकार की परी है, तो क्या नियंत्रण और क्षति क्षमताएं बहुत क्रूर नहीं हैं? मेंगजू की मूल अहंकारी मुस्कान 10 सेकंड के लिए उसके चेहरे पर जम गई। मेंगजू की आध्यात्मिक ऊर्जा सैंड स्टीलिंग किंग वैनम, आर्मर्ड डेमन स्कॉर्पियन और कंबाइंड बॉडी सैंडवर्म से जुड़ी हुई थी। अब जब तीनों फे एक साथ जुड़ गए थे, तो मेंगजू की आध्यात्मिक इंद्रियां 3 गुना और बहुत अधिक तीव्र हो गई थीं। पहले के आध्यात्मिक अनुभवों के दौरान मेंगजू को अपने तीनों परियों की अत्यंत आनंदमय स्थिति का एहसास हो सकता था। अगर उसके परियों से जीवन ऊर्जा लगातार नहीं निकाली जा रही होती, तो मेंगजू को शायद पता ही नहीं चलता कि वह अभी भी द्वंद्वयुद्ध के मैदान में है। उसे लगता कि वह अपने तीनों परियों को समुद्र तट पर धूप सेंकने के लिए ला रहा है। लिन युआन ने लाल जीवन ऊर्जा की तीव्रता महसूस की जिसे उसने छोड़ा था। लाल ऊर्जा उसके शरीर में वापस आ रही थी और लगातार जैस्मीन लिली के विशेष कौशल विटेलिटी इम्प्रिंट में जीवन ऊर्जा को संग्रहित कर रही थी। अब उसे जैस्मिन लिली के फूल स्टैंड की शक्ति का मोटा मोटा अंदाजा हो गया था। केवल फैसिएटेड फ्लावर स्टैंड पर निर्भर रहने से आनंदमय अनुभूति केवल 10 सेकंड के लिए इस कीट राक्षस को नियंत्रित करने में सक्षम थी। हालांकि निकाली गई जीवन शक्ति संभवतः कीट राक्षस की कुल जीवन शक्ति का 1/10 थी। मेंगजू को भी यह महसूस हुआ कि उसने फेस के सम्लन को नियंत्रित करने की क्षमता पुनः प्राप्त कर ली है। उसने तुरंत अपना आदेश चिल्लाते हुए कहा, जल्दी से चुराई गई गंध की शक्ति का उपयोग करो। दृष्टि छीन लो, सुन्न स्पर्श, शक्तिशाली मतिभ्रम, बिच्छू बूटी मिसाइलें। मेंगजू के आदेश जारी करने के बाद हो ज़ेयुआन तुरंत हाई अलर्ट पर था। आपातकालीन सहायक ने प्लम रेन वॉल क्लैम में आध्यात्मिक शक्ति डालना भी शुरू कर दिया और नेटल मिसाइलों से होने वाले आसन नुकसान को रोकने के लिए लिन युआन के सामने एक परत का उपयोग करने के लिए तैयार था। प्रत्येक नेटल मिसाइल एक उपयुक्त डंक था। यदि लक्ष्य फे मजबूत था तो उसे नेटल मिसाइलों से पीड़ित होने के बाद बचाया जा सकता था। अगर किसी आत्मा क्यूई पेशेवर को मारा जाता तो वे तुरंत नहीं मरते।
लेकिन बिच्छू बूटी में मौजूद संक्षारक विष के कारण मांस सड़ जाता और अंततः मृत्यु हो जाती। मेंगजू का निर्देश लिन युआन के लिए हत्या का आदेश था। जब कीट राक्षस मोहक पुष्प स्टैंड के प्रभाव से बचने वाला था तो लिन युआन के हाथ से जीवन शक्ति की एक और भी मोटी और चमकदार लाल किरण निकली और कीट प्रजाति पर जा गिरी। बड़ी लाल किरण के प्रबल जीवन शक्ति निष्कर्षण प्रभाव के अंतर्गत संयोजित परी से निर्मित परी स्पष्ट रूप से क्षीण होती जा रही थी। उसका गोल मटोल शरीर भी दुबला होता जा रहा था। यह उसकी जीवन शक्ति चुरा लिए जाने का परिणाम था। बड़े राक्षस से परावर्तित ऊर्जा लिन युआन के चारों ओर चमकते हरे कोहरे के रूप में घूम रही थी। पूरा इलाका पूरी तरह से शांत था, यहाँ तक कि हुओ ज़ेयुआन को भी नहीं पता था कि उस समय लड़ाई पर क्या टिप्पणी करनी है। चुनौती देने वाले ने एक भी परी को नहीं बुलाया था, फिर भी उसने अपने प्रतिद्वंद्वी की परी को अपनी हथेली में फंसा लिया था। उसके प्रतिद्वंद्वी के परी ने स्पष्ट रूप से बहुत अधिक ऊर्जा खो दी थी, फिर भी वह अभी भी खुशी से चहक रहा था। लाखों लोगों की निगाहों के सामने द्वंद्व मैदान के बीचों बीच खड़े उस युवक ने एक अद्भुत कारनामा कर दिखाया था। लिन युआन ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल के उपचारात्मक प्रभाव इतने मजबूत होंगे कि दोनों परियों की जीवन शक्ति का 1/3 हिस्सा खत्म हो जाएगा। क्रिस्टलीकृत मुख्य पुष्प फैसिएटेड पुष्प स्टैंड की तुलना में 3 गुना अधिक जीवन शक्ति निकाल सकता है। हालांकि यह एक अनुचित तुलना थी क्योंकि फैसिएटेड फ्लावर स्टैंड में समूह हमले का पहलू था। मेंगजू बहुत घबराया हुआ था। शक्ति में अंतर के अलावा वह अपने स्वयं के परियों को नियंत्रित करने में असमर्थ था। वह लड़ाई कैसे जारी रख सकता था? जीवन शक्ति प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए आवश्यक मूलभूत तत्व था। यद्यपि इसकी पूर्ति की जा सकती है, लेकिन अल्प समय में जीवन शक्ति की महत्वपूर्ण हानि से परी को अपूरणीय क्षति हो सकती है। लिन युआन ने मेंगजू को शांति से देखा। उसने अपना हाथ हिलाया और जैस्मीन लिली के क्रिस्टलीकृत मुख्य फूल को विचित्र कीट राक्षस पर उपचार का उपयोग करने का निर्देश दिया। इस बार न केवल कीट राक्षस और भी कमजोर हो गया, बल्कि ऐसा भी लग रहा था जैसे उसके अंदर कुछ टूट गया हो। उसकी सांसें जल्दी ही उथली और कमजोर हो गईं। राइन गिल्ड क्लब के सदस्यों के बीच बैठी पिगटेल वाली लड़की फुसफुसाते हुए बोली, इतनी अधिक जीवन शक्ति के नुकसान के बाद मेंगजू के परियों की गुणवत्ता निश्चित रूप से कम हो गई है। शीजू को जरा भी सहानुभूति नहीं दिखी। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मेरे बस में होता तो मैं उस नीच मूर्ख को बिजली से तुरंत मार देता। मेंगजू अपने चेहरे में बदलाव महसूस कर सकता था और उसके चेहरे पर ठंडा पसीना टपकने लगा। उसने लिन युआन को अपनी पूरी नफरत से घूरा। हालांकि वह मूर्ख नहीं था और वह उत्सुकता से आपातकालीन सहायक की ओर चिल्लाया, अरे मैं। इससे पहले कि मेंगजू अपनी बात पूरी कर पाता, ऊर्जा का एक छोटा सा लाल मोती उसके शरीर पर आ गिरा, जिससे उसकी अचानक से बोलती बंद हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जुड़ा हुआ चेहरा आनंद की अवस्था में था और वह खिलखिलाकर मुस्कुरा रहा था। आपातकालीन सहायक इस बात को लेकर अनिश्चित था कि हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं। लिन युआन ने मुड़कर आपातकालीन सहायक को संबोधित किया, वरिष्ठ। वह कहने ही वाला था कि वह इसे गंभीरता से लेना शुरू करने वाला है। आपातकालीन सहायक अभी भी असमंजस में था। जब उसने लिन युआन की बात सुनी तो उसने मेंगजू की ओर देखा और उस पर विचार किया। आपातकालीन सहायक ने कहा, मैं तभी हस्तक्षेप करूंगा जब आप दोनों में से किसी की जान को खतरा होगा। जब उसने बोलना समाप्त किया तो आपातकालीन सहायक अपनी बात पर अड़ा रहा। यह स्पष्ट था कि उसका हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। अगर यह कोई और आपातकालीन सहायक होता तो वे कुछ कर सकते थे। ये स्पष्ट था कि मेंगजू पूरी तरह से वापस लड़ने में असमर्थ था। वह लड़ाई खत्म करने के लिए अपने प्रतिद्वंद्वी से दया की भीख मांगने के करीब था। हालांकि मेंगजू ने पिछले वर्ष अपने भाग्यशाली प्रतिभागी के परी को मार दिया था और सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब ने राउंड रॉबिन टूर्नामेंट के दौरान कई अन्य टीमों के सदस्यों के परियों को घायल कर मार डाला था। इसलिए जब तक कि नियमों के अनुसार समय न आ जाए, आपातकालीन सहायक ने मेंगजू की मदद करने से इनकार कर दिया। इससे पहले कि लिन युआन द्वंद्वयुद्ध के मैदान में कदम रखता और इंद्रिय चोरी करने वाले राजा वैनम की विशेषताओं को सच्चे डेटा के साथ जांचता, उसने फैसला कर लिया था कि वह मेंगजू पर कोई दया नहीं दिखाएगा। जब इंद्रिय चोरी करने वाले राजा वैनम के संवेदी शरीर कवच ने एक आत्मा क्यूई पेशेवर की 5 इंद्रियों को बंद कर दिया, तो यह आत्मा क्यूई पेशेवर को शक्तिशाली मतिभ्रम के अधीन भी कर देगा। उसके सामने उसके सबसे दर्दनाक अनुभव और भयानक भय प्रस्तुत किए जाएंगे जिन्हें उसने छुपा रखा था। शिन यंग, तान रान और लू पिनरू, जो उपचार केंद्र में थे और अपनी 5 इंद्रियां खो चुके थे, उनके मन में यातनाएं दी जा रही थीं। तान रैन और शिन यंग के अलावा लू पिनरू भी आत्मा की चोट से पीड़ित थी। दोगुनी यातना के बाद लू पिनरू का मन और आत्मा टूट सकती थी अगर वह पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं थी। इससे उसकी मृत्यु भी हो सकती थी। लू पिनरू बेहद खुश थी कि वह झांग शियाओबाई के साथ उपचार केंद्र गई थी और उसे बचा लिया था। जीवन शक्ति की मोटी और पतली लाल किरणें जीवन शक्ति को चूसती रहीं। मेंगजू के चेहरे पर जीवन शक्ति से भरपूर संतुष्टि भरी मुस्कान जल्द ही फीकी पड़ गई।
विलेत परी की जीवन शक्ति भी लगातार कम होती गई। सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के घुंघराले बाल वाले व्यक्ति के चेहरे पर उदासी छा गई और वह खड़ा होने ही वाला था कि हाथी दांत और गहरे हरे रंग के नाखूनों वाले एक हाथ ने घुंघराले बाल वाले व्यक्ति की बांह को खींच लिया। मंच पर आगे रहना अच्छा लगता है, एक कोमल लेकिन ठंडी आवाज सुनाई दी। कैप्टन, मेंगजू अब बेकार है, चलो उसे अनदेखा करते हैं। भले ही आप इस लड़ाई में हस्तक्षेप करें और उसे बचा लें, लेकिन वह 3 सामान्य ग्रेड के परियों के साथ कभी भी कचरे के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं बन पाएगा। घुंघराले बालों वाला आदमी ठिठक गया और गहरे हरे रंग के नाखूनों वाली महिला की ओर देखने लगा। वह गहरी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। गहरे हरे रंग के नाखूनों वाली महिला ने बोलना जारी रखा, मैं हमेशा टीम लीडर रही हूँ। क्या आपने देखा है कि पिछले साल लड़ाई के दौरान जो भी अपरंपरागत व्यवहार हुआ उसका कुछ न कुछ संबंध मेंगजू से था। वह हमेशा ऐसी लड़ाई में मौजूद होता है जिसका अंत स्पिरिट क्यूई प्रोफेशनल के फे की मौत से होता है। चूंकि अब वह मुसीबत में है, इसलिए हमारा सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब इस अवसर का उपयोग करके उस पर सभी अनधिकृत गतिविधियों का दोष मढ़ सकता है। इसके अलावा जब वह सैंड स्टीलिंग किंग वैनम के विशेष कौशल के माध्यम से पैसे कमाता है तो वह हमें एक टुकड़ा बचाने के बारे में कभी नहीं सोचता। घुंघराले बालों वाले व्यक्ति ने रहस्यमयी आवाज में जवाब दिया, सी यंग, आप कुछ समय से इस योजना की योजना बना रहे होंगे। घुंघराले बालों वाला आदमी अपनी सीट पर वापस आ गया। कौन बता सकता था कि हरे नाखूनों वाली महिला की बात का कौन सा हिस्सा उसे राजी कर गया। फिर भी वह मेंगजू को बचाने के लिए अब मैच रोकने का आह्वान नहीं करने वाला था। महिला मीठी मुस्कान के साथ हंस पड़ी, सिर्फ बेवकूफ़ ही चालों में फंसते हैं। मैं मेंगजू के पीछे नहीं जा रहा था, वह बहुत बेवकूफ़ है। उसी समय मेंगजू और उसके मृत परियों के चारों ओर एक प्लम रेन वॉल प्रकट हुई। इससे उनकी ऊर्जा खींचने वाली पाइप टूट गई और वे तुरंत अपनी आनंदमय अवस्था से बाहर आ गए। वे तुरंत ठंडी जमीन पर गिर पड़े। मेंगजू के बाल सफ़ेद हो गए थे और उसकी त्वचा झुर्रियों से ढक गई थी। उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खो दी थी और वह एक मुरझाए हुए बूढ़े आदमी की तरह लग रहा था। संयुक्त शरीर रेत कृमि, इंद्रिय चोरी करने वाले राजा विष और बख्तरबंद दानव बिच्छू के शरीर अपने मूल आकार के 1/3 तक सिकुड़ गए थे। वे अपने पूर्व स्वरूप का एक सूखा खोल थे। हुओ ज़ियुआन द्वारा लिन युआन की जीत की घोषणा करने के बाद रेडियंस पैलेस में जोरदार जयकारे गूंज उठे। ये दृश्य लगभग वैसा ही था जब चूसी ने चेन होंगफेंग को हराया था। वाह, वह सुंदर आदमी कौन है? वह बहुत ताकतवर है, हमने उसके बारे में क्यों नहीं सुना? सैवेज स्नैक गिल्ड क्लब के मेंगजू को हार का सामना करना ही चाहिए। आपातकालीन सहायक को उसे बचाना नहीं चाहिए था। कितना कष्टप्रद है। ये बहुत अच्छा होगा अगर मेंगजू जमीन से उठ भी ना पाए। ये चुनौती शुरू से ही एक तरफा वर्चस्व वाली थी, लेकिन उसे अपने फे को बुलाना चाहिए था। मैं वास्तव में जानना चाहता हूं कि उसने किन फे को अनुबंधित किया। लिन युआन ने केवल प्लेटिनम आई फैंटेसी 3 जैस्मीन लिली का उपयोग करके अपना ट्रम्प कार्ड बचा लिया था। इससे उसे ब्लैक के रूप में अपनी पहचान बचाने में मदद मिली। इस मैच की शुरुआत से लेकर अंत तक लिन युआन ने खुद को रहस्य में लपेट रखा था। ऐसा लग रहा था मानो वह कोहरे की एक परत में ढका हुआ था जिसने उसे अस्पष्ट कर दिया था। हालांकि इसने जिज्ञासा की लपटों को और भी भड़का दिया। जब उसने जोरदार जयकारे सुने तो लिन युआन के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। लिन युआन को अचानक लगा कि स्टेज के सामने होना भी एक अच्छा विकल्प था। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि इतने सारे स्पिरिट क्यूई पेशेवर इस टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए कुछ भी करने को तैयार क्यों थे। लिन युआन दर्शक स्टैंड तक गया और मेंगजू की एक आखिरी झलक देखी। सामान्य तिरस्कार के अलावा मेंगजू भी काफ़ी दयनीय लग रहा था। यह उसकी शक्ति की कमी और उसके शरीर की वर्तमान स्थिति नहीं थी जो उसे दयनीय बनाती थी। यह इसलिए था क्योंकि वह अपने आप में एक ऐस टूर्नामेंट प्रतिभागी था और शुरू से ही महानता का लक्ष्य रखता था। उसके सारे प्रयास द्वंद्व युद्ध के मैदान की ओर निर्देशित थे। उन्हें साहपूर्वक अपना सिर ऊंचा करके मैच के दौरान अपने द्वारा किए गए संघर्षों को स्वीकार करना चाहिए तथा जीत के बाद उन्हें जो प्रशंसा मिलनी चाहिए उसे स्वीकार करना चाहिए। हालांकि ऑल स्टार मैच में हजारों लोगों के सामने उन्हें पूरी तरह से कुचल दिया गया था और अब उन्हें भीड़ का अपमान सहना पड़ रहा था। कितनी विडंबना है। उनकी पूरी यात्रा एक दिखावा के अलावा कुछ नहीं थी। जब लिन युआन अपनी सीट पर वापस आया तो शिन यंग, तान रैन और लू पिनरू ने अपनी आंखें खोलीं। लू पिनरू ने जब अपनी आंखें खोली तो वह ऊर्जा से भरपूर महसूस करने लगी। उसके मन को भी तब शांति मिली थी जब कोल्ड स्नो पाइनराल उसके शरीर में प्रवेश कर उसकी आत्मा को छू गया था। इसके विपरीत जब शिन यंग और तान रैन ने अपनी आंखें खोलीं तो वे अविश्वसनीय रूप से थके हुए थे। वे अपने सबसे गहरे डर की जेल में फंस गए थे। होश में आने के बावजूद वे अभी भी अजीब तरह से उदास महसूस कर रहे थे। तीनों ने एक बुजुर्ग की आवाज़ सुनी जो गा रही थी, तुम किस तरह के आदमी हो? तुमने उसे जाते हुए देखा और इस बारे में कुछ नहीं कहा। तुम कितने भोले हो।
जब तुम उसे वापस पाना चाहते हो तो उसे रोकना और उसे अपनी मुट्ठी से निकल जाने देना बंद करो। इस गाने में कुछ खास नहीं था। स्पैरो वॉयस लोली गॉडेस ने इसे अपने एक लाइव स्ट्रीम में गाया था। इस गीत ने स्पैरो वॉयस लोली देवी के लिए कई महिला आत्मा क्यूई पेशेवर प्रशंसकों को आकर्षित किया था। यह एक ऐसा गीत था जिसने मध्यम आयु वर्ग की महिलाओं के दिलों को छू लिया। गाना अच्छा था, लेकिन बूढ़ा आदमी एक ही समय में गा रहा था और हंस रहा था। वह दवाइयों से भरी चीनी मिट्टी की बोतलों को कूड़ेदान में फेंक रहा था। ये दृश्य बड़ा अजीब था। उस समय मास्टर होंग शेन ने मुड़कर देखा और खिंचाव लेने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि वे तीनों उठकर बैठे हैं और उन्हें घूर रहे हैं। मास्टर होंग शेन चौंक गए और उनका गला रुक गया, जिससे उन्हें खांसी आने लगी। मास्टर होंग शेन की खांसी बहुत तेज थी। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली और कहा, तुम तीनों ने जागने के बाद कुछ क्यों नहीं कहा? मेरी आत्मा अभी अभी चीख हुई है। मेरी खुशी बढ़ाने की कोशिश करने के बजाय क्या तुम मुझे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे हो? शिन यंग, तान रेन और लू पिनरू की आंखें चमक उठीं और शिन यंग ने उत्साह से पूछा, दादाजी होंग, आपकी चोट ठीक हो गई है? शिन यंग, झांग शियाओबाई और बाकी लोगों ने मास्टर होंग शेन के साथ काम किया था और साथ ही एक्सट्रीम गिल्ड क्लब के लिए मिशन भी किए थे। उन्होंने उनके लिए आध्यात्मिक सामग्री एकत्र की थी और एक दूसरे को एक दशक से भी ज्यादा समय से जानते थे। स्वाभाविक रूप से शिन यंग ये सुनकर प्रसन्न हुई कि मास्टर होंग शेन की आत्मा की चोट ठीक हो गई थी। मास्टर होंग शेन ने अपनी छाती की मालिश जारी रखी और उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान फैल गई। उसने शिन यंग, तान रान और लू पिनरू की आंखों में कृतज्ञता से देखा। मैं पिछले 15 सालों से मेरी आत्मा की चोट से निपटने के लिए आध्यात्मिक सामग्री इकट्ठा करने में मेरी सहायता करने के लिए आप तीनों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आप तीनों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता